तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि जो हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं और ये आपके जो टॉपिक वाइज क्लास है बिहार दरोगा जो मेंस आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो और प्लस में बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन है। तो 79 इसमें टोटल क्वेश्चन है और 79 क्वेश्चन को जस्ट ही तुरंत ही 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। किस प्रकार के तरंगों के माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है, तो किसे यांत्रिक तरंगों के। ठीक है। अगला है ध्वनि तरंगे किसके कारण अभिलक्षित होते हैं, तो माध्यम के कणों की गति के कारण। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे सामान्य माध्यम है। सबसे सामान्य माध्यम बोला ना, तो बिल्कुल सही है। तो आपका दोनों सही है। ध्वनि तरंगे किसके माध्यम से बनती है, तो संपीड़न और विरल से। ठीक है, विरलन से। विरलन क्षेत्र में क्या होता है, तो निम्न दाब होता है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व क्या दर्शाता है, तो अधिक दाब, हाई प्रेशर। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। निर्वात में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, गलत। निर्वात में ध्वनि की चाल ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ नहीं, अनुप्रस्थ तो आपका प्रकाश है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का विस्थापन तरंग की दिशा के समानांतर होती है, बिल्कुल सही है। कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करता है, बिल्कुल सही है। देखिए ध्वनि के बारे में और भी पढ़ना है ना, तो देखिए मैंने ध्वनि का ऑलरेडी एक क्लास करा रखा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग में कणों का विस्थापन कैसा होता है, तो तरंग दिशा के लंबवत होता है। इनमें से कौन यांत्रिक तरंगे नहीं है, तो प्रकाश, ये यांत्रिक तरंगे नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे बोल रहा था यहाँ पे मैं कुछ देखा था। हाँ, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत गलती लोग करता है कि अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का विस्थापन तरंग की किस दिशा में होती है, समानांतर में होती है। ये आप लोग याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है और बहुत लोग गलती करके आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। संपीड़न क्षेत्र में क्या होता है, तो घनत्व और दाब अधिक, घनत्व और दाब अधिक होता है संपीड़न क्षेत्र में। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता किससे ज्ञात होती है, तो आयाम से। मृदु ध्वनि का आयाम होता है कम आयाम से। मृदु ध्वनि का आयाम क्या होता है, कम होता है। वह गुण जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियाँ अंतर करने में सहायता करता है, क्या कहलाता है, तो वह गुणधर्म यानी टिम्बर, क्वालिटी ऑफ, इसको मान होता है क्वालिटी। ठीक है, गुणधर्म होता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो स्वर कहा जाता है, टोन कहा जाता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण को से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो नोट यानी सुर बोला जाता है। स्वर एक वाला और अनेक वाला को सुर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। किसी इकाई क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ये दोनों सही है। ठीक है। ठोस से गैस की अवस्था में जाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, तो घटती है। ठीक। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड है। ओके, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए हवा में क्या होता है, हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल लगभग कितना होता है, 331। तो ये गलत हो गया। और देखिए जब ये घट रहा है, जब तापमान घटेगा तो चाल भी घटता है। ठीक है, तो 22 डिग्री सेल्सियस पर तो ये 0 डिग्री में और लेकिन यहाँ पे देखिए 0 डिग्री में 331 है, तो यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना 22 डिग्री सेल्सियस। तो जब बढ़ रहा है तो चाल भी क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन मैंने बताया क्यों उसका घटने के हिसाब से, तो यहाँ के हिसाब से मैंने बताया था क्योंकि ये ऑलरेडी पहले गलत था, तो इसका मान से हम नहीं कर सकते, सही के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका केवल 2 सही होगा। ठीक है। बादलों की गड़गड़ाहट ध्वनि उत्पन्न होती है ध्वनि का परावर्तन के कारण। सभा भवनों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, किसके लिए, ताकि वो क्या हो, अनुरण कम करने के लिए। ठीक है, अनुरण मतलब समझते हैं ना, कि जैसे पहाड़ों पर चलाते हैं कोई नाम, तो वो बार बार करते हैं, उसी को हम अनुरण बोलते हैं। ठीक है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या होती है,
तो श्रव्य ध्वनि की आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 किलो हर्ट्ज तक नहीं, ये आपका ये हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 20 HZ से 20,000 HZ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किलो लगा है तो किलो का मतलब 1,000 होता है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे बहुत लोग ऑप्शन में गलती कर सकते हैं, जानने को सब कोई जानता है लेकिन गलती कर सकता है ऑप्शन इस तरह करने पे। इनमें से कौन प्रस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है? तो उपरोक्त सभी, डॉल्फिन, चमगादड़ और पोरपाइज सब करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रस्रव्य ध्वनि को। गुर्दे की पथरी तोड़ने के लिए किस ध्वनि का उपयोग होता है? तो प्रस्रव्य की। बाह्य कर्ण का भाग कौन होता है? तो कर्ण पल्लव, जो पिन्ना हम लोग जहाँ पे नथनी उथनी पहनता है, सब नथनी बोल रहे हैं कि वो झुमका उमका पहनता है सब। हथौड़ा, निहाई और रकाब किसके भाग हैं? तो मध्य कर्ण, मिडिल ईयर के, ठीक है। और हथौड़ा, निहाई, रिवॉल्वर, ये आप मैं दिखाऊंगा, इसका फोटो मैं लास्ट में दिखा दूंगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तापमान बढ़ने से माध्यम के कण अधिक गति करते हैं, बिल्कुल सही है, तभी तो आपका ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल धीमी होती है, गलत है, क्योंकि तेज होती है ना, तो केवल एक सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। वायु में ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि की चाल प्रति 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर लगभग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक, दोनों सही है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है तो गलती करके आते हैं लोग। ध्वनि बूम क्या कहलाता है? तो जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक गति करती है तो उसको ध्वनि बूम कहते हैं, ठीक है। सिलिंगी को आगे पीछे हिलाने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। सिलिंगी को ऊपर नीचे हिलाने पर कौन सी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग। ऊपर नीचे अनुप्रस्थ और आगे पीछे अनुदैर्ध्य, ठीक। अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का कंपन किस दिशा में होता है? तो तरंग के दिशा के समांतर होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग में कणों का कंपन किस दिशा में होता है? तो तरंग के दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ में लंबवत और अनुदैर्ध्य में समानांतर, याद रखिएगा। प्रबल ध्वनि का आयाम कैसा होता है? तो हाई होता है। ध्वनि का वह गुण जो समान तीव्रता और प्रबलता की ध्वनि में अंतर करने में सहायता करता है, तो उसको बोलते हैं टोन, यानी स्वर्ण गुण बोला जाता है। किसी इकाई क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा क्या कहलाती है? तो तीव्रता कहलाती है, इंटेंसिटी है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 331 मीटर पर सेकेंड होता है। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक वेग से चलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सुपरसोनिक। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि किस नियम का पालन करता है? तो परावर्तन का नियम पालन करता है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो 0.1 सेकेंड के लिए, यानी 1/10, ठीक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए दो ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो वही होता है वो 1/, ये हो जाएगा 1/10, वही हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बस उसका लैंग्वेज बदला हुआ है, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम ये होता है 17.2 मीटर। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रा क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की तीक्ष्णता यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल लगभग कितना होता है? तो 331 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पर याव की चाल समान होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल लगभग कितना होता है? तो 209 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये सब जितने भी फैक्ट्स में लाए हो ना, ये सब NCERT और SCERT है, उससे मैंने लाया है, ठीक है। तो ये दोनों से मैंने उठाया है, तो ये आप लोग जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि ये NCERT से है तो क्वेश्चन पूछ देता है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल लगभग कितना होते हैं? तो 1531 मीटर पर सेकेंड। प्रबल ध्वनि का आयाम कैसा होता है? तो अधिक होता है। ध्वनि का वह गुण जो समान तीव्रता और प्रबलता के ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है, क्या कहलाते हैं? तो टोन, यानी स्वर्ण गुण। स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस कारण पहुँचती है? तो परावर्तन के यानी रिफ्लेक्शन के द्वारा। इनमें से कौन लगभग 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? तो वह है मनुष्य नहीं सुन सकता है,
कुत्ता और 5 वर्ष से कम के आयु का बच्चा, यानी बी और सी दोनों। बच्चा ज़्यादा सुनता है, इसलिए तो बच्चा पहले ही रोने लगता है, कुछ होने वाला होता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। और इससे कम से तो क्या होता है? अश्रव्य, और इससे ज़्यादा का पराश्रव्य बोलते हैं। ठीक है। ब्लॉक में दरारें तथा आंतरिक दोषों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराध्वनि का। सोनार का पूर्ण नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग करता है? तो पराध्वनिक, अल्ट्रासोनिक का। ठीक है। आयाम का ऐसा मात्रा क्या है? तो मीटर होता है। शांत जल में पत्थर फेंकने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग। ठीक। इनमें से किस तरंग का ध्रुवण नहीं होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? अनुप्रस्थ तरंग का ध्रुवण होता है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर, यानी फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर पिच पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि स्वर क्या है? तो 45 डेसिबल। वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु में ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव होता है? तो बढ़ जाती है। अगर आर्द्रता बढ़ी तो आपका ध्वनि की चाल भी बढ़ जाता है। मैक संख्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वस्तु का वेग मापने के लिए किया जाता है, तो स्पीड रेशियो में। ठीक है। स्पीड रेशियो किया जाता है, यानी वस्तु का वेग बटा ध्वनि चाल से अनुपात। तो स्पीड रेशियो का प्रयोग किया जाता है, कि स्पीड रेशियो के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इनमें से कौन ध्वनि तरंगों का गुण नहीं है? तो है ध्रुवण। ठीक है। तो आज के लिए बस मैंने बोला था 10 मिनट में, लेकिन 11 मिनट हो गया है, कोई ना। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं दिखाता हूँ चित्र आप जो बोले थे। तो ये आपका कान का है, आप देखिए कान का ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे बाहर का, ये सब आप लोग देख लेना। ठीक है। तो आज के लिए बस है। और ये मिडिल का मैंने देखिए, मिडिल का ये, इनर का ये, और बाहर का ये, तो मैंने ये दे दिया है, बाकी देख लेना आपकी मर्जी। और आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए साउंड और नेविगेशन कैसे काम करता है। ये आपका है, देखिए ये है सोनार वाला, ये है साउंड वेव का। तो ये इस तरह से करता है। देखिए ये आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, इस तरह से पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे क्या है। ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, आपके लोग के लिए ये लाभदायक है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। तो दोस्तों ये NCERT पे सब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप लोग ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है।